हेलो बच्चे, लास्ट क्लास हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात किए थे और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में लास्ट टॉपिक हमारा चला था फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। चार फैमिली, एक एडिशनल फैमिली, सॉरी 5 फैमिली की बात किए थे। सबसे पहला आपका था ब्रशिकेसी फैमिली, दूसरा था हमारे पास मालवेसी फैमिली, तीसरा था हमारे पास फैवेसी फैमिली, चौथा था हमारे पास एस्टेरेसी फैमिली और पांचवा था हमारे पास पोएसी फैमिली। तो इन 5 फैमिली की बात किए थे और पांचों फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम आपको बताने की कोशिश की थी। आज उसी मॉर्फोलॉजी के अगले पार्ट में चलते हैं, उसी फ्लावरिंग प्लांट के अगले पार्ट में चलते हैं। वो अगला पार्ट है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसी फ्लावरिंग प्लांट को आप दूसरा नाम दे रहे थे फैनरोगेम्स। मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब तो सिंपल सा टर्म आपको बताया था, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी सिंपल टर्म है जिसका मतलब आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में स्टडी करना, मॉर्फो और लॉजी। अब दूसरा टर्म हमारे पास आता है बच्चे एनाटॉमी। एनाटॉमी की बात कीजिएगा तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। अगर किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के इंटरनल कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, इंटरनल कैरेक्टर करने का मतलब स्टेम में टिश्यू का अरेंजमेंट कैसा है, कौन सा टिश्यू कैसा दिखता है, किस तरह से अरेंज है, यही सारी बातें इस चैप्टर में करनी है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एनाटॉमी से। सबसे पहले बात बताते हैं बच्चे, अगर आप एक स्टेम को कट करेंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहा हूं, डाइकॉट प्लांट की बात कर रहा हूं, बेसिकली एक आउटलुक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे चैप्टर का जो शुरुआत है ना, शुरुआत वाली बातें समझ में आ गई, इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आ गया, तो चैप्टर थ्रू आउट द पार्ट समझ में आता है, थ्रू आउट द एंड समझ में आता है। ठीक है, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि शुरुआती दौर पे आपको एक एक पॉइंट याद करवा दूं, इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट याद करवा दूं, तो थ्रू आउट द चैप्टर आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, किसी डाइकॉट के स्टेम को कट करके देखते हैं तो कौन कौन सा टिश्यू दिखेगा वो मैं आपको याद करवा ले रहा हूं ताकि पूरे चैप्टर को पढ़ना आसान हो जाए हमारे लिए। तो सबसे पहले डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे एपिडर्मल लेयर। क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहला लेयर देखने को मिला जिसको आप बोल दिए एपिडर्मल लेयर। क्या बोल दिए? एपिडर्मल लेयर। देन अब अगले पॉइंट पे जाइएगा, एपिडर्मिस के नीचे में आपको कौन सा लेयर देखने को मिलेगा? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे में कौन सा देखने को मिलेगा? जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स के अंदर में क्या देखने को मिलेगा? एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के अंदर में क्या देखने को मिलेगा? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के अंदर क्या देखने को मिलेगा? वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल के अंदर में क्या देखने को मिलेगा? पित्त देखने को मिलेगा। डन। अब दो वेस्कुलर बंडल बीच में जो स्पेस दिखता है ना, उस वाले पार्ट को हम नाम देते हैं मेडुलरी रे। क्या नाम देते हैं? मेडुलरी रे। डन। सबसे पहले आउटर साइड में आ गए बच्चे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, देन वेस्कुलर बंडल, देन पित्त। और दो वेस्कुलर बंडल के बीच का जो स्पेस है इसको बोल दिए मेडुलरी रे। डन। फिर से एक बात बता रहा हूं आपको, जैसे हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और ये एंडोडर्मिस, ये तीनों लेयर मिलके बच्चे एक लेयर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग बोल देते हैं कॉर्टेक्स। क्या नाम देते हैं? कॉर्टेक्स नाम देते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स कौन सा होगा? हाइपोडर्मिस। अगर मैं हाइपोडर्मिस की बात किया तो आप क्या बताएंगे? आउटर मोस्ट लेयर, है ना, आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स बोल लीजिएगा। डन। अच्छा, अगर मैं यही पूछूं मिडिल कॉर्टेक्स कौन सा होगा तो बोल लीजिएगा सर ये जनरल कॉर्टेक्स है ना, इसी का नाम दे देंगे हम लोग मिडिल कॉर्टेक्स, इसको बोल दीजिएगा मिडिल कॉर्टेक्स। अच्छा, अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। अगला पॉइंट, सर इनर मोस्ट कॉर्टेक्स कौन सा होगा? तो इनर कॉर्टेक्स में आ जाएगा कौन सा? एंडोडर्मिस आ जाएगा, इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स आ गया एंडोडर्मिस में। अगले पॉइंट पे तो बोले सर हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस तीनों मिला के किसका फॉर्मेशन किया? कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा हो गया? हाइपोडर्मिस। और अगर बात कर लेते हैं
जनरल कॉर्टेक्स की तो मिडिल कॉर्टेक्स, और इनर कॉर्टेक्स की बात कर लिए तो एंडोडर्मिस की बात होगी। एक पॉइंट और यहीं पे याद करवा देता हूं, जैसे ये जो हाइपोडर्मिस का जो लेयर है ना, मोनोकॉट में और डाइकॉट की बात कीजिएगा। ये हाइपोडर्मिस का जो लेयर है मोनोकॉट में और डाइकॉट में आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। अगर यहां पे मैं लिखूं डाइकॉट का हाइपोडर्मिस है ना, ये डाइकॉट का हाइपोडर्मिस दिख रहा है, ये आपको मोनोकॉट का हाइपोडर्मिस दिख रहा है ना, मोनोकॉट का। तो यहां पे आपको डिस्टिंक्शन याद रखना है कि दोनों के हाइपोडर्मल रीजन में, है ना, दोनों का हाइपोडर्मिस अलग अलग होगा। एक जगह पैरेन्काइमा का होगा, दूसरी जगह स्क्लेरेन्काइमा का होगा, सॉरी एक जगह कोलेनकाइमा का होगा, एक जगह स्क्लेरेन्काइमा का होगा। तो डाइकॉट का जो हाइपोडर्मिस है ना, ये किसका बना होगा, कोलेनकाइमा का। किसका बना हुआ है, कोलेनकाइमा का। डन। अच्छा, ये मोनोकॉट का जो हाइपोडर्मिस है ये किसका बना होगा, स्क्लेरेन्काइमा का। स्क्लेरेन्काइमा का बना होगा। मोनोकॉट का हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ है, स्क्लेरेन्काइमा का। दो बातें याद हुई। एपिडर्मिस के नीचे में हाइपोडर्मिस रहेगा, हाइपोडर्मिस को आउटरमोस्ट कॉर्टेक्स बोल लेंगे। डाइकॉट में जो हाइपोडर्मिस है कोलेनकाइमा का है, और बोल लीजिएगा मोनोकॉट में जो है किसका बना हुआ है, स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है ना। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। मिडिल कॉर्टेक्स तो बोल ही दिए, जनरल कॉर्टेक्स कहलाएगा, और जनरल कॉर्टेक्स बोल लीजिएगा। मिडिल कॉर्टेक्स को ये किसका बना होगा, तो बोल लीजिएगा ये किसका बना होगा, अरे भाई पैरेन्काइमा का बना होगा। किसका बना होगा, पैरेन्काइमा का बना होगा। ये डिटेल्स में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा का बना होगा। एंडोडर्मिस की बात करेंगे, सबसे इनर मोस्ट कॉर्टेक्स होता है। अच्छा, यहां तक ये कहानी खत्म होती है किसकी, कॉर्टेक्स की। इस पार्ट को मैं अरेंज करता हूं, ये कॉर्टेक्स वाली कहानी खत्म हुई। इसके बाद फिर आ जाइएगा पेरिसाइकिल के बाहर जितने भी लेयर आएंगे, जैसे मैं यहां पे लेयर बनाऊं तो यहां पे बोल लीजिएगा ये सबसे बाहर में क्या आ गया, सबसे बाहर में बोल लीजिएगा एपिडर्मिस आया, सबसे बाहर में एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाहर में क्या बोल दीजिएगा, एपिडर्मिस के बाहर नहीं अंदर की ओर, तो बोल लीजिएगा हाइपोडर्मिस हो गया, है ना। ये आपको हाइपोडर्मिस हुआ। हाइपोडर्मिस के अंदर बोलिएगा तो क्या दिखेगा, सर जनरल कॉर्टेक्स देखने को मिल रहा था, जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स, अच्छा जनरल कॉर्टेक्स के अंदर चलेंगे तो क्या दिखेगा, इंडोडर्मिस दिख रहा था, इंडोडर्मिस। अच्छा, इंडोडर्मिस के अंदर चलेंगे तो क्या दिखेगा, बोल लीजिएगा पेरीसाइकिल दिखेगा। क्या दिखेगा, पेरीसाइकिल दिखेगा। अच्छा सुनिएगा, ये एपिडर्मिस से लेके हाइपोडर्मिस तक का, सॉरी एपिडर्मिस से लेके पेरीसाइकिल का पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट इसको बोल देते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर पार्ट। अब ये वाला जो स्टीलर पार्ट, ये आप बोल लीजिएगा ना, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक के पार्ट को आप क्या बोल लीजिएगा, इंट्रास्टीलर पार्ट। ठीक है, इंट्रास्टीलर बोल लीजिए या स्टीलर बोल लीजिए। अच्छा सर, ये पेरीसाइकिल वाला जो टर्म लिखे यहां पे, पेरीसाइकिल को आप इंक्लूड कर लीजिएगा किसमें, पेरीसाइकिल को आप इंक्लूड कर लीजिएगा इसमें इंट्रास्टीलर में। इसको बोल देते हैं स्टीलर पार्ट, स्टील, और इसको बोल लीजिएगा एक्स्ट्रा स्टील, एक्स्ट्रा स्टील। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टील अप टू इंडोडर्मिस। कहां तक बोल लीजिएगा, अप टू इंडोडर्मिस। लीजिए इसको इरेज कर दिया हूं, अप टू इंडोडर्मिस तक बोल लीजिएगा। क्या, इसको बोल लीजिए एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, इसको एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन बोल दिए। और आ जाइएगा पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ और मेडुलरी रे, ये क्या हो गया, स्टील, है ना। इंट्रास्टीलर बोल लीजिए या स्टील बोल लीजिए। दो तीन बातें मैं आपको बताया, क्या क्या बातें बताया बच्चे, जो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पॉइंट पे बताएं आपको एक्स्ट्रा स्टील, है ना, एक्स्ट्रा स्टील। एक्स्ट्रा स्टील में क्या बात बताएंगे सर, यहां पे आ जाएगा हमारे पास एपिडर्मिस पार्ट आ जाएगा, है ना। ये आ गया आपका एपिडर्मिस के अलावा क्या बोल लीजिएगा, एपिडर्मिस के अलावा यहां पे आ गया हमारे पास हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अलावा बोल लीजिए कि आ जाएगा, हाइपोडर्मिस के अलावा यहां पे आ जाएगा जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स।
और जनरल कॉर्टेक्स के अंदर में चल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये बोल लीजिएगा एंडोडर्मिस। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक्स्ट्रास्टिलर पार्ट। अब इंट्रास्टिलर की बात करते हैं या अस्टिलर रीजन की बात कर लेते हैं, स्टिलर है ना, ये आप बोल लीजिए इंट्रास्टिलर। इंट्रास्टिलर, तो इंट्रास्टिलर में कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा ये समझाता हूं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के अंदर जो कुछ भी पार्ट है ना, पेरीसाइकिल को लेके कौन कौन सा पार्ट, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल, बंडल, और तीसरे पार्ट में आ जाएगा, तीसरा में कौन सा, तो पिथ बोल लीजिएगा, पिथ बोल लीजिएगा, और क्या बोल लीजिएगा, तो सर एक चौथा वो भी तो था, कौन सा, मेडुलरी रे, है ना, ये मेडुलरी रे भी तो हो गया। ठीक है सर, एक डायग्राम बना दीजिए रफ स्केच तो समझ में आ जाए हमें। देखिएगा अगर डायग्राम की बात करता हूं तो सबसे अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे अंदर में ये देखने को मिला, 1 सेकेंड, यस, सबसे अंदर में क्या देखने को मिला बच्चे, तो सबसे अंदर में बोल लीजिएगा देखने को मिला कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। ये था हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास देखने को मिल रहा है क्या, सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर में क्या बोल लीजिएगा, एपिडर्मिस के अंदर में आपको देखने को मिल रहा था, ये आपको हो जाएगा क्या, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर में क्या बोल लीजिएगा, हाइपोडर्मिस के अंदर में आ जाएगा जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स के बाद की बात कर लीजिएगा क्या आ जाएगा, तो बोल लीजिएगा ये आ जाएगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर में क्या आ जाएगा, तो ये बोल लीजिएगा वेस्कुलर बंडल आ जाएगा। ठीक है, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के अंदर में ये पूरा पिथ आ जाएगा। इसको और मैं अच्छे से बनाता हूं, देखिएगा, जैसे ये पूरा का पूरा जो लेयर हो गया ना, ये पूरा का पूरा लेयर किसको दिखा रहा है, एपिडर्मिस लेयर को। उसके बाद फिर आ जाएगा ये अंदर वाला जो लेयर देखने को मिल रहा है ना, ये किसका लेयर है, तो हाइपोडर्मिस वाला लेयर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहां से यहां तक का जो भी रीजन है ना, ये वाला, ये बोल लीजिएगा जनरल कॉर्टेक्स हो जाएगा। ये पूरा का पूरा लेयर जनरल कॉर्टेक्स का हो गया, ये वाला लेयर जनरल कॉर्टेक्स का हो गया, डन। उसके अंदर में ये वाला जो लेयर रेड कलर से बना रहा हूं, यहाँ पे ये वाला जो लेयर है ये किसका बोल लीजिएगा, तो बोल लीजिएगा सर ये तो आपको एंडोडर्मिस का लेयर है। ठीक है, एंडोडर्मिस का लेयर है। उसके बाद फिर आ जाएगा एंडोडर्मिस के बाद एक लेयर और दिख रहा है, ये किसका लेयर है, तो बोल लीजिएगा पेरीसाइकिल का लेयर है। किसका लेयर है, पेरीसाइकिल का लेयर है। और इसके अंदर वेस्कुलर बंडल कुछ इस तरीके से अरेंज दिखेगा, वेस्कुलर बंडल अरेंज दिखेगा, ये वेस्कुलर बंडल यहाँ पे इस तरह से अरेंज दिख रहा है। यहाँ पे बोल लीजिएगा वेस्कुलर बंडल कुछ इस तरीके से अरेंज है, डन। ये वेस्कुलर बंडल कुछ इस तरीके से अरेंज है, ये वेस्कुलर बंडल कुछ इस तरीके से अरेंज है। और अंदर में क्या, जो स्पेस, जो बीच में स्पेस बच रहा है ना, इसको बोल लीजिएगा पित्त। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ कि कौन सा टिश्यू कहां पे कैसे कैसे दिख रहा है। इसका बहुत अच्छा डायग्राम आगे चल के हम लोग देख पाएंगे, है ना। आइए अगले पॉइंट पे आता हूं। तो इस पॉइंट पे जाने से पहले भी थोड़ा सा और रफ आइडिया मैं देने की कोशिश करूंगा। प्लांट में जो टिश्यू था ना, पहले सर टिश्यू होता क्या है, तो बताए थे टिश्यू की बात करते हैं, है ना, टिश्यू की बात करते हैं, टिश्यू की बात करते हैं। तो टिश्यू बोलिएगा क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल, है ना, ग्रुप ऑफ सेल बोल लीजिएगा, ग्रुप ऑफ सेल। लेकिन इतना ही पे बात, टिश्यू की कहानी खत्म नहीं होती, इसके बाद भी कहानी, इसके बाद ही कहानी शुरू होती है। क्या कहानी शुरू होती है, पहला ऑरिजिन कॉमन होना चाहिए, फंक्शन में बी डिफरेंट बट ऑरिजिन मस्ट बी सिमिलर। तो सिमिलर ऑरिजिन, सिमिलर ऑरिजिन, सिमिलर ऑरिजिन है। अच्छा, फंक्शन में और मे नॉट बी सेम, है ना, फंक्शन, फंक्शन में और मे नॉट बी सेम। फंक्शन हो सकता है सेम हो या फंक्शन हो सकता है सेम ना हो, बट ऑरिजिन का सिमिलर होना जरूरी है, ऑरिजिन का सेम होना जरूरी है। ठीक है, अब प्लांट के टिश्यू की बात करते हैं। तो प्लांट में टिश्यू को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। प्लांट टिश्यू
तो क्लास 9th में आप लोग कुछ कहानी पढ़े थे कि प्लांट के टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्लांट के टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सर याद नहीं है कौन कौन सा वो टिश्यू है, मैं याद करवा देता हूं। पहला कौन सा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, ये आपका है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरे टिश्यू की बात कीजिएगा तो क्या बता दीजिएगा, दूसरा टिश्यू यहां पे देखने को मिलता है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब इन टिश्यू को कई सारे ग्रुप में बांटा गया है। मैं उन ग्रुप के सारे ग्रुप के बारे में तो डिटेल्स स्टडी करवाऊंगा ही, लेकिन एक अभी रफ स्केच आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ऑरिजिन के बेसिस पे 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप जो देखने को मिलता है वो है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। दूसरे पॉइंट पे आ जाइएगा, दूसरा जो टिश्यू हमारे पास आता है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और तीसरा जो टिश्यू आता है वो हमारे पास है लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। और यहां पे आ जाते हैं बच्चे, परमानेंट टिश्यू को 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरे की बात करता हूं तो आप क्या बता दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दूसरा में आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा क्या बोल लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी 3 ग्रुप देखने को मिल रहा था, कौन कौन सा, तो पहला बोल लीजिएगा पैरेन्काइमा, दूसरा कौन सा, कोलेनकाइमा, तीसरा कौन सा, स्टेनकाइमा। पैरेन्काइमा, दूसरा बोल लीजिएगा कोलेनकाइमा, और तीसरा बोल लीजिएगा स्टेनकाइमा, स्टेनकाइमा। ठीक है, स्टेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 टिश्यू आ जाएगा, पहला आ जाएगा आपका क्या, जाइलम आ जाएगा, और दूसरे पॉइंट पे क्या बोल लीजिएगा, फ्लोएम बोल लीजिएगा, फ्लोएम बोल लीजिएगा। डन। एक रफ आइडिया फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूं, जितनी बातें यहां पे समझाया हूं वो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। प्लांट का वो टिश्यू जो लगातार डिवाइड करते रहता है, जो लगातार डिवाइड करते रहता है, तो डिवीजन के लिए उसके सेल वॉल कैसे चाहिए, थिक चाहिए या थिन चाहिए, सर थिन होना पड़ेगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल वॉल कैसा होगा, थिन होगा। दूसरी पॉइंट, अब सेल लगातार डिवाइड कर रहा है तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कैसा होना चाहिए, डेंस होना चाहिए। न्यूक्लियस लार्ज होता है, क्योंकि डिवाइड किया, मैच्योरिटी आने से पहले ही फिर से डिवीजन कर लेता है, मैच्योरिटी आने से पहले फिर से डिवाइड कर लेता है। दैट मीन्स जो मेरिस्टेमेटिक सेल होगा, मैच्योर या इमैच्योर, इमैच्योर बोल लीजिएगा। और अगर सेल इमैच्योर है तो बताइए वैक्यूल्स प्रेजेंट या एब्सेंट, सर वैक्यूल्स कहां से होगा, वैक्यूल्स तो मैच्योरेशन के बाद बनता है। या बोल लीजिएगा स्टोरेज बॉडी की बात कीजिएगा तो भी मैच्योरेशन के बाद बनता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स की बात कीजिएगा, प्रेजेंट या एब्सेंट, एब्सेंट, स्टोरेज बॉडी एब्सेंट, सेल्स मैच्योर या इमैच्योर, सर इमैच्योर होगा, मैच्योर तो होगा ही नहीं, क्योंकि बनता है, डिवाइड किया, फिर से बिना मैच्योरिटी का ही तुरंत डिवीजन करना शुरू कर लिया, बिना मैच्योरिटी का फिर से डिवीजन करना शुरू कर लिया। अब अगल बगल वाले सारे सेल को ये मैसेज देना है कि भाई तुमको मैच्योर नहीं करना है, तुमको फटाफट डिवाइड करना है। तो बताइए साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा हो गया या कम, सर सब सेल को मैसेज देना है तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। दैट मीन्स प्लाज्मोडेस्माटा का नंबर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। डन। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हुई। अब किस जगह पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है, इसके बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
अगर एपेक्स पे देखने को मिलता है तो बोल लीजिएगा इसको एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम को फर्दर डिवाइड किया जाएगा, सूट एपिकल मेरिस्टेम में और दूसरा क्या किसमें, तो बोल लीजिएगा दूसरा आ जाएगा रूट एपिकल मेरिस्टेम में। साम और राम के रूप में डिवाइड किया गया, सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। अगला हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अगर इंटरनोड के बेस पे देखने को मिल रहा है देन आप क्या बोल लीजिएगा इंटरकैलरी। वैस्कुलर बंडल के लेटरल साइड में थ्रू आउट द लेंथ देखने को मिल रहा है, क्या बोल लीजिएगा लेटरल मेरिस्टेम। इन सारे टिश्यू के बारे में बच्चे हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी तो बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अगले पॉइंट पे जाते हैं। जो सेल मैच्योर हो चुका है, जिसका फंक्शन फिक्स हो चुका है, जो सेल डिफरेंशिएट कर चुका है, सेल डिफरेंशिएट कर चुका है कहने का मतलब क्या, जैसे अगर मैं एक कैलस की बात करूं तो कैलस लीफ भी बना सकता है, रूट भी बना सकता है और स्टेम भी बना सकता है। अभी इसका फंक्शन फिक्स नहीं हुआ है, ये सारे के सारे काम कर सकते खुद से, देन इट इज अनडिफरेंशिएटेड लाइक यू पीपल। जब तक आप क्लास 10th में होते सब चीज आपको पढ़ना पड़ता है, देन यू आर अनडिफरेंशिएटेड अप टू क्लास 10th। क्लास 10 से 11th में गए, 11th से 12th में गए, 12th से ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन से पीजी किए, स्पेशलाइजेशन किए एंड देन यू आर गोइंग फॉर पीएचडी। आपका टॉपिक धीरे 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 स्पेशलाइज, जैसे क्लास 10th में सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे थे, अब 11th में आए कुछ सब्जेक्ट का पीछा छूट गया, ग्रेजुएशन में गए और पीछा छूट गया, पीजी किए और पीछे छूट गया, और तो और छोड़िए पीएचडी आप कर रहे होंगे तो किसी चैप्टर के एक टॉपिक के सब टॉपिक पे आपका स्पेशलाइजेशन चल रहा होगा, देन फाइनली यू बिकम टोटली डिफरेंशिएटेड। अब आप सोचिए, मान लीजिए आप एमबीबीएस किए, उसके बाद पीजी किए और 4 साल 5 साल प्रैक्टिस किए और हमारे पास आए और मैं बोलूं पंखे को ठीक करना है, देन आप क्या बोलेंगे, आई एम नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर द दिस फैन, आई एम स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रीटिंग द ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट डिफरेंशिएशन। अगले पॉइंट पे सुनिए, तो ये जो परमानेंट टिश्यू है वो क्या है, डिफरेंशिएटेड। सेल्स मैच्योर होंगे, वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा, इसका फंक्शन फिक्स हो चुका होगा, सारी कहानी हो चुकी है। तो अगर एक ही तरह के सेल से बने हुए सारे के सारे टिश्यू, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सारे सेल एक ही जैसे, तभी तो बेचारे का नाम क्या पड़ा, सिंपल। इसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि इन्वॉल्व है कई सारा सेल, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। है तो दोनों परमानेंट ही, लेकिन एक ही तरह का सेल है, सिंपल। कई तरह के सेल हैं, कॉम्प्लेक्स। सर एग्जांपल बताइए, जैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम आ जाता है तो आप लिखते हैं ना जाइलम 4 तरह का होता है, जाइलम में 4 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सा, जाइलम, वेसल्स, ट्रैकिट्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। सिमिलर इन द केस ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट, कौन कौन सा, सीप ट्यूब, दूसरा कॉम्पेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथा फ्लोएम फाइबर्स। देन आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें कई तरह के सेल इन्वॉल्व है, जबकि सिंपल परमानेंट टिश्यू में मात्र एक तरह के सेल इन्वॉल्व है। जैसे पैरेन्काइमा तो सारे सेल एक ही जैसे होंगे, कोलेनकाइमा सारे सेल एक जैसे होंगे, अस्टेरोकाइमा सारे सेल एक जैसे होंगे। तो आपको मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया बच्चे, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट ना थ्रू आउट द चैप्टर आपको हेल्प करने वाला है। भले ही आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें हमें पता है, लेकिन फिर भी इन सारे चीजों को एक रफ स्केच बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं जितनी बातें बताए हूं उसको एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सबसे बाहर की ओर अगर स्टेम को हम कट करते हैं तो सबसे बाहर की ओर क्या देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोडर्मिस, देन जनरल कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, देन वेस्कुलर बंडल और पित्त। 2 वेस्कुलर बंडल के बीच वाले स्पेस को क्या बोल दिए, मेडुलरी रे बोल दिए। अच्छा फिर से वापस सुनिएगा, अब आ जाते हैं, एपिडर्मिस को छोड़ देता हूं, एपिडर्मिस के बाद फिर आ जाता हूं हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। इन तीनों पार्ट को मिला के एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, तो बच्चे ये कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। कॉर्टेक्स का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट को क्या बोल लीजिएगा, हाइपोडर्मिस, जिसको आउटर कॉर्टेक्स। अच्छा
कॉर्टेक्स के मिडिल वाले पार्ट को मिडिल कॉर्टेक्स, जिसका आप नाम दे सकते हैं क्या, जनरल कॉर्टेक्स, और इनर कॉर्टेक्स में कौन आ जाता है, एंडोडर्मिस आ जाता है। फिर से अगले पॉइंट पे आपको बताए थे कि हाइपोडर्मिस सॉरी एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस मिलके बनाता है अस्टिलर रीजन, सॉरी एक्स्ट्रा अस्टिलर रीजन, और आ जाएगा पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल और पित्त मिला के क्या बनाता है, स्टील बनाता है। पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल, पित्त एंड मेडुलरी रे ऑल टुगेदर फॉर्म द स्टील, या इंट्रास्टीलर बोल लीजिए, स्टील रीजन बोल लीजिए, दोनों बात बराबर है। एक्स्ट्रास्टीलर रीजन में आ जाएगा एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। दैट इज सो सिंपल। प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरी में बांटा गया है, कौन कौन सा दो कैटेगरी है, तो बोल लीजिएगा दो कैटेगरी हमारे पास, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट इज कैटेगराइज्ड अंडर थ्री कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड इज अबाउट द लेटरल मेरिस्टेम। आ जाता हूं यहाँ पे परमानेंट टिश्यू पे, दो तरह का, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप, फर्स्ट इज पेरेन्काइमा, सेकंड इज कोलिनकाइमा, थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। सिमिलरली complex permanent tissue are of two type, xylem and phloem. Xylem consists of many different type of cell like xylem vessels, tracheids, xylem parenchyma, xylem fibers. This is all about the introductory part of what, anatomy. तो अब आज की क्लास में हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में थोड़े डिटेल्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। ऑरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप हुआ है तो आप इसको बोल लीजिएगा प्रोमेरिस्टेम। क्या नाम दे दीजिएगा, प्रोमेरिस्टेम। इसको बोला गया है एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, प्रोमेरिस्टेम। पहला टर्म हो गया प्रोमेरिस्टेम। अगले पॉइंट पे आता हूं। अब प्रोमेरिस्टेम में क्या होगा, डिवीजन होगा, है ना। यहां पे बोल लीजिएगा सेल का डिवीजन हुआ, है ना, डिवीजन हुआ, ये आपका डिवीजन हो गया। तो सेल के डिवीजन की वजह से पहली बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना है। जब कभी भी पहली बार कोई चीज बनता है ना बच्चे, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं प्राइमरी, है ना। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन रहे तो आप क्या बोल लीजिएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम। अच्छा, अभी फंक्शन फिक्स नहीं हुआ है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा होता है, अनडिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएटेड। सर अभी तो आप बताए थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑलवेज अनडिफरेंशिएटेड, तो लीजिए ना प्राइमरी मेरिस्टेम कैसा होगा, डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड। अब ये अनडिफरेंशिएटेड सेल का काम अगर फिक्स कर दें तो उसके लिए टर्म क्या यूज कीजिएगा, डिफरेंशिएशन। क्या टर्म कीजिएगा, यूज कीजिएगा डिफरेंशिएशन। अगर प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन हुआ, पीएमटी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफरेंशिएशन हुआ, तो अब पहली बार परमानेंट टिश्यू बन रहा है, तो आप इसका नाम क्या दीजिएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। आपको डिफरेंशिएशन का मतलब भी समझ में आना चाहिए। अनडिफरेंशिएटेड सेल से पहली बार डिफरेंशिएट हुआ, फंक्शन फिक्स हुआ, शेप फिक्स हुआ सेल का, साइज फिक्स हुआ सेल का, देन आप इसको क्या बोल लीजिएगा, डिफरेंशिएशन। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफरेंशिएशन हुआ और किसका फॉर्मेशन कर लिया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में डी डिफरेंशिएशन हुआ, जो काम फिक्स हुआ था ना वो वापस खत्म हो गया। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में फिर से वो चीजें खत्म हो गई, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, डी डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन हुआ तो किसका फॉर्मेशन कर लिया, सेकेंडरी मेरिस्टेम का। किसका फॉर्मेशन कर लिया, सेकेंडरी मेरिस्टेम का। बोले जो काम फिक्स हुआ था ना, जो रोल फिक्स किया गया था ना, वही खत्म हो गया। भाई क्या हुआ भाई, जो फंक्शन फिक्स हुआ था खत्म हो गया, तो डी डिफरेंशिएशन लीजिए ना। अब दूसरी बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना तो आप क्या बोल लीजिएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम में फिर से अगर फंक्शन फिक्स हो जाए तो आप क्या बोल लीजिएगा, रीडिफरेंशिएशन। और कौन सा टिश्यू बनेगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। दूसरी बार परमानेंट टिश्यू बन रहा है, इसलिए क्या बोल लीजिएगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा पहला टर्म कौन सा, डिफरेंशिएशन। सबसे पहला टर्म क्या समझ में आना चाहिए, डिफरेंशिएशन। क्या बताएंगे डिफरेंशिएशन में,
द प्रोसेस थ्रू विच प्राइमरी मेस्टेमेटिक टिश्यू गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड एज व्हाट? डिफरेंशिएशन। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे जाता हूं। दूसरा टर्म है हमारे पास डी डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस बाय विच प्राइमरी परमानेंट टिश्यू गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड एज व्हाट? डी डिफरेंशिएशन। और रीडिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या बोलिएगा? द प्रोसेस बाय विच सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड एज व्हाट? रीडिफरेंशिएशन। दैट इज सो सिंपल। डन। तो मैं समझता हूं कि आपको ये डेवलपमेंटल स्टेज समझ में आया होगा। अब फिर से वापस मैं अपने स्टेप पे आता हूं। तो सर आप तो बताने की कोशिश कर रहे थे मेस्टेमेटिक टिश्यू, आप तो परमानेंट टिश्यू पे भी चले गए, डेवलपमेंट पे चले गए, तो मुझे समझाना था एक्चुअली कि मेस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले मेस्टेमेटिक टिश्यू की मैं बात करूंगा। तो सबसे पहला मेस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग को देखने को मिला प्रोमेरिस्टेम। कौन सा है? प्रोमेरिस्टेम। दूसरा मेस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिला कौन सा? प्राइमरी मेरिस्टेम। और तीसरा मेस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिला कौन सा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। डन। 3 तरह का मेस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिला। पहला बोल दिए प्रोमेरिस्टेम, दूसरा बोल दिए प्राइमरी मेरिस्टेम और तीसरा बोल दिए कौन सा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो अब इतना सारा डेवलपमेंटल स्टेज आपको बता चुके हैं, तो आपको ये बात मुझे समझाना बड़ा आसान होगा। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, प्रोमेरिस्टेम क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है। इसलिए पहले इतनी सारी कहानी आपको बता दी। डन। तो मेस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट इज प्रोमेरिस्टेम, सेकेंड इज प्राइमरी मेरिस्टेम एंड थर्ड इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। चलते बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। अब मेस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, किस जगह पे वो मेस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे बात करते हैं मेस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरह का होता है। तो लोकेशन के बेसिस पे आपको बताया कि कितने तरह का मेस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलता है? 3 तरह का देखने को मिलता है। सबसे पहला कौन सा देखने को मिलेगा? एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा कौन सा देखने को मिलेगा? इंटरकैलरी, है ना, इंटरकैलरी देखने को मिलेगा। और तीसरे की बात कर लेंगे तो तीसरे में कौन सा देखने को मिलेगा? तीसरे में देखने को मिलेगा लेटरल मेरिस्टेम। लीजिए यहां पे लिख दे रहा हूं, तीसरा में देखिएगा लेटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। डन। स्टार्ट करते हैं हम लोग एपिकल मेरिस्टेम के साथ। अब अगर बात करूं एपिकल मेरिस्टेम की, तो इसमें लिखा गया है इट इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम बता सकते क्या होता है? प्रोमेरिस्टेम में सेल के डिवीजन की वजह से जो मेस्टेमेटिक टिश्यू बना था, इसको हम क्या नाम दिए थे? प्राइमरी मेरिस्टेम। सर मेस्टेमेटिक टिश्यू है तो डिफरेंशिएटेड होगा या अनडिफरेंशिएटेड? भाई टोटली अनडिफरेंशिएटेड होगा। डिफरेंशिएशन तो कभी बोलेंगे ही नहीं। क्यों? सर मेस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, जो परमानेंट टिश्यू है वही डिफरेंशिएटेड होता है। बातें समझ में आ गई? अगले पॉइंट पे आता हूं। अब बोले लोकेशन के बेसिस पे मेस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। अगर सबसे ऊपर वाले रीजन पे, या तो शूट के एपेक्स पे या तो रूट के एपेक्स पे कहीं सबसे ऊपर में प्रेजेंट है, देन इसको आप क्या बोल लीजिएगा? एपिकल मेरिस्टेम। अकर्स एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। रूट और शूट के टिप पे देखने को मिलता है तो आप इसको बोल देते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अगर शूट के टिप पे देखने को मिलता है तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या नाम दीजिएगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम। और अगर रूट के एपेक्स पे दिख रहा था तो आप क्या नाम देंगे? इसका नाम देना पड़ेगा आपको रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। कुछ बातें समझ में आई? अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। अब इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के और थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करने की कोशिश। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सबसे आउटर मोस्ट लेयर की बात कर लीजिएगा। ये वाले लेयर की बात कर रहा हूं, इस वाले लेयर की बात कीजिएगा। तो इसका नाम क्या दिए? प्रोटोडर्म नाम दिए। नाम ही आ रहा है प्रोटो और डर्म। डर्मल कहने का मतलब सबसे बाहर वाला लेयर, है ना। डर्म कहने का मतलब लेयर बोल लीजिएगा, है ना। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है किसका?
एपिकल मेरिस्टेम का, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटोडर्म। अब ये प्रोटोडर्म किसका फॉर्मेशन करता है, तो लिखा हुआ है एपिडर्मिस, दूसरा स्टोमाटा, तीसरा स्टेम हेयर, और चौथे की बात कर लीजिएगा तो आप बोल लीजिएगा रूट हेयर का भी, किसका, रूट हेयर का भी बात कर लीजिएगा। किसका किसका फॉर्मेशन कर रहा है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो स्टेम का, लिप्स का, किसी भी प्लांट के पार्ट का, या आपके बॉडी की बात कर लो, आप क्या बोल लीजिएगा, एपिडर्मिस बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा आप एपिडर्मिस। देन अगला पार्ट आ जाएगा कौन सा, स्टोमाटा, अगला पार्ट कौन सा आ जाएगा, स्टेम हेयर्स, और उसके अगले पार्ट में क्या आ जाएगा, रूट हेयर्स आ जाएगा। तो ये बात हुई किसकी, प्रोटोडर्म की। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रोटोडर्म। अगले पॉइंट पे सुनिएगा। अब बीच वाले जितने भी पार्ट आ गए सर आउटर मोस्ट लेयर के रूप में, तो आप बताए थे एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस के अंदर में हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के अंदर में जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स के अंदर में एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर में पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल के अंदर में वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के अंदर में पित्त। तो बात यहीं से शुरू होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर में तो बोल दिया प्रोटोडर्म, और प्रोटोडर्म से सारा का सारा आउटर मोस्ट लेयर बनेगा, वो आउटर मोस्ट लेयर कौन सा, एपिडर्मिस है। अब इसके अंदर में एपिडर्मिस को छोड़ के हाइपोडर्मिस की बात कर लीजिए, जनरल कॉर्टेक्स की बात कर लीजिए, पेरीसाइकिल की बात कर लीजिए, या एंडोडर्मिस की बात कर लीजिए, या मेडुलरी रे की बात कर लीजिए, पित्त की बात कर लीजिए, वेस्कुलर बंडल को छोड़ के सारे के सारे टिश्यू का नाम क्या दे देंगे, ग्राउंड मेरिस्टेम। क्या नाम दीजिएगा, ग्राउंड मेरिस्टेम। तो ग्राउंड मेरिस्टेम में क्या क्या आ जाता है जो देखिएगा, तो ये आ जाता है पहला हाइपोडर्मिस। सर एपिडर्मिस किस में आएगा, बेटा अभी तो बताए थे ना, क्या बताए कि प्रोटोडर्म में क्या आ जाएगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, तो ये एपिडर्मिस का। और ये स्टोमाटा, स्टेम हेयर, रूट हेयर सब किसका एक्सटेंशन है, इसी एपिडर्मिस का ही तो एक्सटेंशन है ना। तो प्रोटोडर्म की बात कीजिएगा तो प्रोटोडर्म बता दीजिएगा कि किसका फॉर्मेशन करेगा, एपिडर्मिस, और इसके प्रोट्यूरेशन के रूप में देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन के रूप में देखने को मिलेगा स्टोमाटा, या बोल लीजिएगा स्टेम हेयर या रूट हेयर। अब ग्राउंड मेरिस्टेम की बात कर रहे थे, तो ग्राउंड मेरिस्टेम में दो चीजों को छोड़ के बाकी सारे प्लांट के टिश्यू किस में आ जाएंगे, ग्राउंड मेरिस्टेम। पहला कौन सा, एपिडर्मिस, और दूसरा कौन सा, वेस्कुलर बंडल। तो आज ये ना बात कर लेते हैं, हाइपोडर्मिस की बात कर लीजिएगा, जनरल कॉर्टेक्स की बात कर लीजिएगा, एंडोडर्मिस की बात कीजिएगा, पेरीसाइकिल की बात कीजिएगा, पित्त रे की बात कीजिएगा, पित्त वही मेडुलरी रे है ना, मेडुलरी रे की बात कीजिएगा, पित्त की बात कीजिएगा, सबको किसके अंदर रख देते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम के अंदर। डन। अब सबसे लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, प्लांट का मैक्सिमम पार्ट हो गया, एक को छोड़ के एपिडर्मिस भी ले लिए और ग्राउंड टिश्यू भी ले लिए, तो एक को क्यों छोड़ते हैं, हम बात कर लेते हैं अगला प्रोकैम्बियम की। ये प्रोकैम्बियम किसका फॉर्मेशन करेगा, तो बोल लीजिएगा प्रोकैम्बियम किसका फॉर्मेशन करेगा, वेस्कुलर टिश्यू का। प्रोटोडर्म किसका फॉर्मेशन करेगा, तो एपिडर्मिस का। ग्राउंड मेरिस्टेम किसका फॉर्मेशन करेगा, तो हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल along with the medullary ray या पित्त रे, और क्या बोल सकते हैं, पित्त। और प्रोकैम्बियम किसका फॉर्मेशन करेगा, तो नाम ही है कैम्बियम, तो कैम्बियल टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। और वो कैम्बियल टिश्यू कहां पे था, वेस्कुलर बंडल में, और ये वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन कौन करेगा, प्रोकैम्बियम। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 लेयर देखने को मिल रहा था। 3 लेयर के रूप में सबसे पहला लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर प्रोटोडर्म, बीच का ग्राउंड मेरिस्टेम, और तीसरी की बात कर लीजिएगा प्रोकैम्बियम। अगले पॉइंट पे ये तो बात हुई थी एपिकल मेरिस्टेम की। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का थोड़ा सा आइडिया देता हूं। बोले इंटरकैलरी मेरिस्टेम, प्रो मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम जो था, एपिकल मेरिस्टेम किसका एग्जांपल था, तो बोले थे सर प्राइमरी मेरिस्टेम का था। और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी किसका एग्जांपल है, तो बोल लीजिएगा सर ये भी आपका प्राइमरी मेरिस्टेम ही है। अब प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। प्रो मेरिस्टेम से पहली बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना है, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम, है ना। लेकिन खास बात यहीं पे आती है कि ये कहां पे देखने को मिलता है, बिटवीन द मैच्योर टिश्यू, है ना। ये मैच्योर टिश्यू के बीच में देखने को मिलता है, जबकि मेरिस्टेमेटिक एपिकल मेरिस्टेम की बात कीजिएगा तो बिटवीन द मैच्योर टिश्यू देखने को नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट पे
कहां पे प्रेजेंट रहता है? एट द बेस ऑफ इंटरनोड ऑफ मोनोकॉट स्टेम, दैट इज ग्रास, बंबू, सुगर केन और एक्सेट्रा, है ना। और लिप्स के बेस में भी देखने को मिलता है। एक बड़ा खास बात बताया जाता है, जो ग्रेजिंग एनिमल्स है वो ग्रासेस को ग्रेज कर लेते हैं तो उसके बाद भी उसका हाइट बढ़ते रहता है। दैट मीन्स एपेक्स पोर्शन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, फिर भी हाइट बढ़ रहा है। तो इस हाइट को बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। उसी पॉइंट को इस रूप में लिखा गया है, दे अकर्स इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। ये एनसीईआरटी का लाइन है बच्चे, है ना, इसको याद रखना है आपको कि अगर कोई ग्रेजिंग एनिमल्स के द्वारा ग्रासेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, मतलब ग्रेज कर दिया गया, डिस्ट्रॉय नहीं बोल लीजिएगा, ग्रेज कर दिया गया है, फिर भी उसके हाइट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। किसकी वजह से? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम, पहले ही बता चुका हूं। एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात कीजिएगा तो किसका एग्जांपल है? प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल। आज के क्लास में बच्चे इतना ही, और लेटरल मेरिस्टेम के बारे में मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। थैंक यू बच्चे।